बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 32। ये 10th क्लास के हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और आज डेट है 16 सितंबर। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु से ली गई है, मेटल एंड नॉन मेटल से। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। मोर देन 100 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जिनको हम धातु और धातुओं में बांटते हैं, मतलब कुछ तत्वों को। फिर धातु के कुछ उदाहरण हैं आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, ये आप जानते ही होंगे, सिल्वर जो किचन में जिसके बर्तन बने होते हैं या जिसमें हम रोटी वगैरह पैक करके ले जाते हैं। चांदी, इसके सिंबल जरूर याद रखना AU। कॉपर मतलब तांबा। फिर अधातु के कुछ उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो गैसेज हैं, और सल्फर क्या है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है, येलो कलर का पाउडर। तो सबसे पहले हम इसके कुछ गुणधर्म देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, भौतिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं मेटल की। तो देखो, सबसे पहले दे रखा है गुणधर्म। तो गुणधर्म क्या है, धातु और धातु का कंपैरिजन किया हुआ है। सबसे पहला है धात्विक चमक। तो धात्विक चमक का मतलब होता है कि जो मेटल होते हैं उनमें अपनी कुछ चमक होती है। मतलब जैसे धातु है तो धातु की जो सतह है वो चमकदार होती है, जैसे चांदी चमकदार होती है, सोने को देख लो। अधातु में क्या है कि ये चमकीली नहीं होती। अब अधातु में दिमाग में कोयला लेके चल सकते हो, धातु में चांदी लेके चल लो, और दिमाग में कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो फिर कठोरता में देखें तो जो धातुएं हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो जो दो ऐसी धातुएं हैं, मेन 3 हैं वैसे, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जिन्हें इजीली चाकू से काटा जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि ये इतनी ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा इनकी जो मतलब रिएक्टिविटी है, अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ये पानी के हवा के कांटेक्ट में आती हैं तो जलने लगती हैं, रिएक्शन स्टार्ट कर देती हैं। तो इसलिए इनको मिट्टी के तेल में या कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है, जिससे कि ये हवा के और पानी के कांटेक्ट में ना आए, संपर्क में ना आए। और अधातु क्या है, ये अधिकतर कठोर नहीं होती। तो अगर आप देखो कोयला ही दिमाग में रखो, गैसेस देखो तो कठोर तो नहीं होती, लेकिन इसमें भी एक उपवाद है, हीरा। अब कार्बन के 2 रूप होते हैं, हीरा और एक ग्रेफाइट। तो इसमें हीरा जो है बहुत स्ट्रांग होता है, हीरा तो सभी जानते हैं। तो ये किसका उपवाद है, उपवाद तो आप समझते ही होगा ना, एक्सेप्शन, जो कुछ हट के चीज़ होती हैं। फिर है रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। उपवाद क्या है, मरकरी, पारा। मरकरी किस रूप में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। लेकिन ज़्यादातर जो धातुएं, जैसा आपने देखा होगा, लोहा, चांदी, सोना, सब ठोस होते हैं। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में होती हैं। या तो हमने देखा कि हीरा था वो ठोस था, या फिर जो ज़्यादातर गैसेस थी। लेकिन उपवाद क्या है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है, तरल अवस्था में होता है। तो देखो, ये है पोटेशियम धातु, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये है आपकी सोडियम धातु, ये भी बहुत सॉफ्ट होती है, जैसे रबड़ होती है ना, रबर इरेजर होती है सॉफ्ट सी, ऐसी होती है ये भी। और ये है आपके क्या है, ये है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में जो एक सिल्वर सी लाइन दिखती है ना, जो ऊपर जा रही होती है तो हमें समझ में आता है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे आ रही होती है तो टेम्परेचर घट रहा है। तो जो सिल्वर लाइन होती है वही मरकरी है। तो वो क्या है, धातु है, जो कि किस फॉर्म में है, लिक्विड, द्रव अवस्था में। ये भी क्या है, मरकरी है। तो देखो ये चमकीली है और लिक्विड फॉर्म में है। फिर ये आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 3 ये धातु हैं। लिथियम देख रहे होगे आप, तैर रही है ना। और सोडियम और जो पोटेशियम है वो ये किस में कैप्ट की जाती है, कैरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में, जिससे कि ये आसानी से आग ना पकड़ लें। फिर ये नॉन मेटल्स हैं। पहला आपको दिख रहा होगा सल्फर। सल्फर कैसा दिख रहा है आपको, लाइट येलोइश सा, है ना। तो ये सल्फर पाउडर की फॉर्म में है, और सल्फर क्या था, अधातु, मतलब नॉन मेटल। तो सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है जो पाउडर फॉर्म में है। और कार्बन आप देख ही रहे हो, कार्बन कोयला सभी जानते हो। ब्रोमीन हमने देखा था ना कि ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म में है ब्रोमीन, दिख रहा है, आप कलर भी देख पा रहे हो, रेडिश सा है। और ऑक्सीजन क्या होती है, गैसेस। अब हमने अभी देखा था कि किस किस तरह की थी हैं। फिर हम आ जाते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा आघात वर्धता। आघात वर्धता, आघात मतलब चोट पहुँचाना, इंग्लिश में बोलते हैं इसे मैलिबिलिटी, मतलब कि मार मार के, आघात पहुँचा बचा के इसकी पतली लंबी चादर बनाना। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वैसे सबसे
ज़्यादा जो मैलिबिलिटी होती है या आघातवर्धता होती है वो होती है चांदी की। चांदी के बहुत बारीक बारीक वर्क बनाए जाते हैं जो कि मिठाइयों पे भी लगते हैं ना, तो वो क्या है, उसका एक गुण है चांदी का। अधातुएं आघात वर्ध्य नहीं होती, मतलब अधातुओं को, कोयले को अगर आप सोचो कूट कूट के चादर बना दो, पॉसिबल नहीं है ना। और ना ही आप डायमंड की बना सकते, ना ही आपने देखा सल्फर था उसकी भी नहीं बन सकती। फिर है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है डक्टिलिटी, मतलब कि धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है। जो धातुएं होती हैं उसकी पतली बारीक तारें बनाई जा सकती हैं, और सबसे ज़्यादा तन्यता होती है गोल्ड की, सोने की। इसी वजह से जो सोना है उसकी बहुत बारीक बारीक सी भी ज्वेलरीज बनाई जा सकती हैं। तो 1 ग्राम सोने को भी किलोमीटर लंबा तार उसका बनाया जाता है। तो नेचुरली इसकी तन्यता सबसे ज़्यादा है। अधातुएं तन्य नहीं होती, ना तो कोयले का तार बन सकता, पॉसिबल नहीं है ना। फिर नेक्स्ट है विद्युत एवं ऊष्मा के चालक। तो जो धातुएं हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसमें से कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास होकर निकल जाए। उपवाद, उपवाद वो एक्सेप्शंस हैं, शीशा और मरकरी, ये 2 ऐसी हैं जिनमें कि विद्युत और ऊष्मा पास नहीं होती। तो ज़्यादातर जो बर्तन है किसके बनते हैं, कॉपर के, पीतल में भी ऐड होता है लोहा, है ना। तो ज़्यादातर जो बर्तन इन्हीं के बन रहे होते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के चालक हैं, सुचालक हैं। तो और एक चीज़ है कि जो तार बने होते हैं वो बने होते हैं कॉपर के, क्योंकि विद्युत के सुचालक हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक है वो चांदी होता है वो भी, लेकिन चांदी के तार बनाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है, तो तार भी चोरी होने लग जाएंगे अगर उसकी बनती भी तो कॉपर की बनाई जाती है इसलिए। और फिर जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। उपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो पेंसिल की नोक होती है ना, लिड, जिससे आप लिखते हो पेंसिल की नोक से, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो वो एक ऐसी धातु है जिसमें से विद्युत और ऊष्मा पास हो जाती है। फिर है घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी। तो जो धातुएं होती हैं ज़्यादातर भारी होती हैं तो उनका घनत्व भी ज़्यादा होता है, और उनका गलनांक, जितने पर वो पिघलना स्टार्ट करते हैं, गलना स्टार्ट करते हैं, वो भी ज़्यादा होता है। तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो जो इसका एक उपवाद है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम कैसे होती हैं, हल्की होती हैं, घनत्व उनका कम होता है। अधातुओं पर अगर आप आ जाए राइट हैंड साइड पे, तो अधातुओं का जो घनत्व है वो क्या होता है, कम होता है, गलनांक भी उसका कम होता है। धात्विक गुण। धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती हैं जबकि अधातुएं आवाज़ नहीं करती। ठीक है, तो अब देखो आगे। फिर है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अभी हमने देख ही लिया। फिर नेक्स्ट देखो धातुओं पर भाप की अभिक्रिया। तो रासायनिक गुणधर्म में देखते हैं। तो धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या क्या है। पहला दे रखा है इसने, वायु के साथ अभिक्रिया। पहला इसका जो रासायनिक तो समझते हो ना, जिसमें कि अभिक्रिया हो और कोई नया लास्ट में प्रोडक्ट बन के तैयार हो। तो वायु के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। कोई भी धातु है, मान लो आपने देखा होगा, ये छोटी क्लासेस में एक्टिविटी भी है, मैग्नीशियम धातु को हम जलाते हैं। ऑक्सीजन कब ऐड हो रही है, जब उसमें से जलाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की वजह से जल रही है, और जो भी वो मटीरियल है वो तो है ही। तो धातु को जब हमने जलाया तो लास्ट में राख बन जाती है, तो जो राख है वो धातु की ऑक्साइड है। जैसे मान लो हमने मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन से जला तो राख बन जाती है ना जल के, तो जो राख है वो धातु ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया उस केस में। तो उदाहरण इसने दे रखा है, कॉपर को मैंने ऑक्सीजन में जलाया, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर जलने के बाद जो राख बची वो कॉपर ऑक्साइड थी। फिर है एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ जब हमने जलाया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, तो ध्यान रखना है इसको। फिर है धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। अब सारी धातुएं एक तरीके से नहीं चलती, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें कैरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये मैंने आपको भी बताया भी था। काफ़ी सॉफ्ट हैं, बहुत अभिक्रियाशील धातुएं हैं इस वजह से। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं तथा इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। अगर आपने लैब में कभी देखा हो तो जो मैग्नीशियम की धातु है, मैग्नीशियम रिबन है, कभी अगर मैम आपको करके दिखाती है तो रेग मार्क से हम लोग उसको साफ़ कर रहे होते हैं अच्छे से, है ना, क्योंकि उस पर एक भूरी भूरी सी परत जम जाती है जो कि ऑक्साइड होती है, क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड की परत जमा लेते हैं। फिर आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। अगर हम ऐसी आयरन को गर्म करेंगे तो उसमें से फ्लेम नहीं निकलती, लेकिन अगर हम लोहे का चूर्ण डालें तेज ही जलती हुई ज्वाला पे तो क्या है, वो ज्वाला निकलती है, उसमें से जलने लगता है वो।
फिर कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, कॉपर को भी जलाएं तो इजीली नहीं जलता, लेकिन उस पर क्या है, काले रंग का एक पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो पैरोक्साइड की एक परत जम जाती है काले रंग की, जो कि ऑक्साइड है एक टाइप का। फिर चांदी और सोना, ये ध्यान रखना, चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है। फिर है आगे, इसने इधर उधर रखा है जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया में क्या है, एक तो हमने देखा भी वायु के साथ अभिक्रिया कैसे की, अब हम देखते हैं जल के साथ, पानी के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो कोई भी धातु है, मान लो मैग्नीशियम धातु है, वो जल के साथ डाली गई तो क्या बनेगा, मतलब कोई जैसे जिंक ज़्यादातर लेते हैं इसमें, तो हमने एक धातु डाली पानी में तो क्या बना, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये दिमाग में रखना है कि जब भी कोई धातु जल में डाली जाती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस जरूर बनती है और साथ में धातु का ऑक्साइड बनता है, ठीक है। फिर धातु ऑक्साइड को जब जल के साथ डाला तो धातु हाइड्रोक्साइड बनी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, कैल्शियम था, कैल्शियम, चलो आगे की देखते हैं तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो फिर केवल अब ये धातुएं दे रखे हैं कुछ, तो धातुओं में क्या है कि पहले दे रखा है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, तो लेड, कॉपर, Au क्या था, गोल्ड, और Ag क्या था हमारा, सिल्वर। फिर केवल भाप के साथ अभिक्रियाशील होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो ये याद रखना है किसके साथ अभिक्रिया करते हैं। अब जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है काफ़ी अभिक्रियाशील है, इसलिए ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। फिर गर्म जल के साथ कौन करता है, मैग्नीशियम। और फिर नेक्स्ट रखा है कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। ये एक बार बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके तैरती है, तो वो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि बुलबुले बना लेती है और जिसकी वजह से वो तैरने लगती है, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं। फिर है कि सोडियम, अभी नीचे 3 उदाहरण दे रखे हैं, सोडियम को वाटर में डाला तो क्या बना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड वर्ड आ गया ना, OH ऑक्साइड, प्लस क्या निकली, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही, और साथ में ऊष्मा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम, H2O पानी, उसके साथ डाला तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना, और ये आपको पहले ही पता है, तो लास्ट में हाइड्रोजन तो उसमें बनेगा। एल्यूमिनियम को जब वाटर के साथ डाला तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस निकली उसमें से। अब एक टर्म है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, वे धातु ऑक्साइड, वे धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड सब ये हमने देख ही लिए हैं। कौन कौन सा देखे थे आपने धातु के ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड्स है ना धातु के। धातु के ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा क्या बनाते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण जिंक एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो 2 उदाहरण दे रखे हैं, जिंक और एल्यूमिनियम। तो देखो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3 प्लस HCl। HCl क्या है, अम्ल, एसिल अम्ल होता है ना, और इसने इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, लवण, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। फिर क्या है कि एल्यूमिनियम को जब NaOH के साथ डाला, NaOH क्या है, बेस, मतलब कि क्षार। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्षार के साथ डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना NaOH, तो क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट, ये है लवण, और साथ में क्या निकला, वाटर, जल। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर होगा, लेकिन बेटा इसको आप अच्छे से अपने NCERT के बुक से भी जरूर पढ़ना, साथ साथ लेसन नंबर आपका 3 है, ये सपोर्ट मटेरियल भी मिल चुके हैं आपको, उससे भी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि खाली से पढ़ने से तो आप उससे पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती हैं। तो अभी हमने क्या देखा था थर्मामीटर में, मरकरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। आघात वर्धता तथा तन्य का क्या अर्थ है, तो यहाँ से बेटा लिख देना आप उठा के, बस तन्यता और आघात वर्धता दे रखी है ना यहाँ पे, ये 2 टर्म्स लिखनी है यहाँ से उठा के, और कुछ नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट पूछा हुआ है, सोडियम एवं पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ भी दिया हुआ है, देखो ये है ना ऊपर, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। और ये भी लिखना कि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं। नेक्स्ट है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हैं, 2 उदाहरण बताइए। तो भी आपने कर ही लिया, ये दे रखा है यहाँ पर, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण क्या है, जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप ये बेटा मेरे हिसाब से तो इजीली कर लोगे, कोई टफ नहीं है, लेकिन इसको वही है कि कई बार बच्चों को सिंबल्स नहीं आते होते, तो प्लीज़ पहले तो आप ये जो सिंबल्स हैं इनको एक पेपर पे जब करने बैठो तो एक साइड में सारे सिंबल लिख लो, कॉपर का क्या है,
गोल्ड का क्या है, सिल्वर का क्या है, एल्युमिनियम का क्या है, और इनके जो फॉर्मूले हैं जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, HCl है, NaOH है, उनके नाम साथ साथ लिखते रहो। और सबके नाम आपके NCERT में भी मिल जाएंगे, नहीं तो गूगल पे भी ढूंढ सकते हो, पूछ भी सकते हो। तो उनके सबके नाम ज़रूर लिख के याद रखना, फिर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग से निकल जाता है। और बेटर तो यह है कि जिस वाले चैप्टर की जो रिएक्शंस हैं बेसिक सा लिख के एक पेपर पे लिख के आप उसको अपनी दीवार पे लगा लो, जिससे याद रहे वो। तो यही तरीका है इस वाले चैप्टर को याद करने का। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आई गई होगी। तो NCERT से ज़रूर पढ़ना बेटा, इसको कर लेना इसको। थैंक यू।